नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी रमन कुमार। आज का टॉपिक है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। चलिए चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि जो सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो हमें एग्जम्पशन की छूट देता है कैपिटल गेन के लिए, ठीक है। और जो हमारा न्यू सेक्शन है सेक्शन 86 है एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि चलो पहले हम रीड आउट कर लेते हैं सेक्शन 54F क्या कहता है। सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या ऑफर करता है? ए टैक्स एग्जेम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट, ठीक है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि कोई भी कैपिटल एसेट आप बेचो, एनी कैपिटल एसेट, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर इसके सिवा कोई भी कैपिटल एसेट आप सेल कर रहे हैं और जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसके रिगार्डिंग आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो मिलेगी सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो और जो नया सेक्शन, जो न्यू एक्ट के हिसाब से हमारा सेक्शन है 86 है। तो एनी कैपिटल एसेट क्या हो सकते हैं? जैसे प्लॉट ऑफ लैंड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, अनलिस्टेड शेयर्स, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। दोस्तों, हमने तो ये समझा कि सेक्शन 54F किसके लिए? सेक्शन 54 में अगर आपको एग्जम्पशन लेना है तो आपको सबसे पहले कोई भी आपने कैपिटल एसेट बेचा हो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, कोई भी कैपिटल एसेट मतलब क्या, आपको क्या छोड़ना है उसमें? अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका जो एग्जम्पशन हमको सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मिल जाता है। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि 54F लेने के लिए कोई भी कैपिटल एसेट हो सकता है अदर देन ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मैंने इसको रेड में हाईलाइट कर रखा है क्योंकि इस प्रॉपर्टी को अगर हम बेचेंगे तो सेक्शन 54F में हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और क्या कहता है? प्रोवाइडेड क्या कहता है कि हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नेट सेल प्रोसीड, वो हमको इन्वेस्ट करना है न्यू एसेट्स के अंदर, जैसे सेल वैल्यू माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, उसको हम कहते हैं नेट सेल प्रोसीड आर इन्वेस्टेड इन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। जो एलिजिबल एसेट है आपका वो क्या है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों, ध्यान रखना, हमने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और हमको सेक्शन 54F का बेनिफिट लेना है, तो हम क्या करेंगे? हमको जो री इन्वेस्टेड है वो किस में करना है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, उसी में हम सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक ही हाउस में, ठीक है। ये उसका एग्जम्पशन लेने का जो मेथड है वो है। और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नेट सेल प्रोसीड हमको इन्वेस्ट करना है। नेट सेल प्रोसीड कैसे निकलता है? सेल वैल्यू माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस जो आपने अपने कैपिटल एसेट को बेचने के लिए किए हैं उसको माइनस करके जो प्रोसीड आया उसको हम नेट सेल प्रोसीड कहते हैं या नेट कंसिडरेशन भी कहते हैं। तो वो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? टू क्लेम द एग्जम्पशन, एलिजिबल एसएससी कौन है उसके लिए? अवेलेबल एक्सक्लूसिवली किसके लिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए सिर्फ अवेलेबल है। अगर आप कॉर्पोरेट एसएससी है या पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है तो आपके लिए ये सेक्शन 54F नहीं है। सिर्फ किसके लिए? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। एनआरआई के लिए भी ये सेक्शन है, लेकिन उसको क्या है, जो न्यू एसेट जो परचेज करेगा, जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करेगा वो कहाँ लोकेट होनी चाहिए? लोकेटेड विद इन इंडिया। ये ध्यान रखना है। एनआरआई के लिए भी सेक्शन 54 अवेलेबल है, लेकिन कंडीशन यही है कि जो न्यू हाउस वो परचेज करेगा वो कहाँ लोकेट होगी? विद इन इंडिया में। द एसेट सोल्ड मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो उसने बेचा हो। सेक्शन 54F में आपको बेनिफिट लेने के लिए जो भी आपने कैपिटल एसेट बेचे हो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी के होने चाहिए, लेकिन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ सेलिंग द ओरिजिनल एसेट यू मस्ट नॉट ऑन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस। इसका एक और कंडीशन ये है कि भैया आपके पास एक से ज़्यादा हाउस सेल के डेट पे नहीं होने चाहिए, मतलब आपके पास सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए और एक आप परचेज कर सकते हैं 54F के तहत एग्जम्पशन लेने के लिए, ठीक है। और चौथा कंडीशन है यू कैन नॉट डिमोलिश द न्यू रेजिडेंशियल हाउस विद इन 3 ईयर ऑफ द परचेज और कंस्ट्रक्शन। और आपको चौथा कंडीशन ये कहता है कि वो जो आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है
बाय क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F आप उस हाउस को डिमोलिश नहीं कर सकते 3 साल तक, ठीक है। अदरवाइज जो भी आपने एग्जम्पशन ली है सेक्शन 54F में वो विड्रॉ हो जाएगी, वो रिवॉक हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट का टाइम लिमिट क्या है दोस्तों? टाइम लिमिट देखो, अगर हम परचेज करते हैं कोई घर, द न्यू हाउस मस्ट बी परचेज विद इन 1 ईयर, 1 साल पहले और 2 साल आफ्टर द डेट ऑफ एसेट ट्रांसफ़र। जिस साल या जिस डेट को हमने एसेट ट्रांसफ़र किया, तो परचेज का कंडीशन है कि ट्रांसफ़र से 1 साल पहले भी ले सकते हैं और ट्रांसफ़र के 2 साल बाद भी, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमेशा बाद में रहेगा। कंस्ट्रक्शन के केस में क्या है? इफ़ द बिल्डिंग ए हाउस कंस्ट्रक्शन मस्ट बी फुली कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एसेट ट्रांसफ़र। अगर आप कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जाते हैं सेक्शन 54 में, 54F के अंदर, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो डेट ऑफ ट्रांसफ़र के बाद कैलकुलेट की जाएगी। परचेज हमारी पहले 1 साल पहले और 2 साल बाद कैलकुलेट की जाती है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफ़र कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ये तो 2 हमने समझ गया कि परचेज और कंस्ट्रक्ट करना है। तीसरा क्या है कि अगर हमारी ITR डेट की फाइलिंग ड्यू हो गई है, ठीक है, हमारा कैपिटल गेन है, हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या करना है कि जो हमारा अनयूटिलाइज फंड है उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर जमा कर देना। इफ़ यू डू नॉट यूटिलाइज द नेट कंसिडरेशन बिफोर योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन फॉर डेट फाइनेंशियल ईयर, यू मस्ट डिपॉजिट द आइडल मनी, जो बचा हुआ पैसा है आपको, इनटू ए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट विद ए डेजिग्नेटेड पब्लिक सेक्टर बैंक, PSU बैंक जो हमारे हैं उसके अंदर आपको आइडल मनी जो यानी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये तो आपने समझ लिया। उसके बाद है लीगल कैपिंग क्या है, कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है हमारा कैपिटल गेन 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, ठीक है। अब इसके लिए कैपिंग लगा रखी है, एब्सोल्यूट लीगल कैप के, हम मैक्सिमम 10 करोड़ तक हमको 54F के अंदर एग्जम्पशन मिल सकती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नेट कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डेट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इज लीगली कैप्ड एट 10 करोड़। कितना है दोस्तों? 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपने 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन तब भी आपको एग्जम्पशन सिर्फ 10 करोड़ तक ही मिलेगा। 2 करोड़ आपको छोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एनी अमाउंट या एनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्सीडिंग 10 करोड़ इज कम्प्लीटली उसको इग्नोर करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अगर आपका गेन 15 करोड़ का है तब भी आपको एग्जम्पशन सिर्फ 10 करोड़ तक ही मिलेगी, 5 करोड़ आपके कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, इसलिए कैपिंग कहा गया है कि कैपिंग हम मैक्सिमम सिर्फ 10 करोड़ तक कर सकते हैं। जो एडिशनल होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो उसको इग्नोर करना है। इन्वेस्टमेंट अगर क्या कहते हैं नेट कंसिडरेशन अगर ज़्यादा है हमारा 10 करोड़ से, तो जो इस पर या जो क्या कहते हैं अनसेटल्ड अमाउंट है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। मिसकंसेप्शन क्या लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि भाई हम सेक्शन 54F में अगर इन्वेस्ट करना है तो हम खाली प्लॉट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इन्वेस्टिंग solely in a vacant plot of land does not qualify for a tax exemption under section 54F। अगर आप खाली प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एग्जम्पशन सेक्शन 54F में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होनी चाहिए। द स्टेच्यू एक्सप्लिसिटली मैंडेट दैट द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड टूवर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नॉट ए वैकेंट लैंड। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप कैपिटल गेन करके अगर खाली प्लॉट या वैकेंट लैंड में आप इन्वेस्ट करते हैं या वैकेंट प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्लॉट आपके एग्जम्पशन के लिए काउंट नहीं होगा। हाँ, कुछ कंडीशन है इसकी, मैं वो बता देता हूँ। लेकिन हाउएवर यू कैन सक्सेसफुली क्लेम द एग्जम्पशन इफ बाइंग द प्लॉट इज एन इंटरमीडिएट स्टेप टुवर्ड कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। दोस्तों, ये तो है कि हमको घर बनाने के लिए ज़मीन तो खरीदना होगा, तो हम उस समय आपको प्लॉट अलाउ हो जाएगा जब आपने उसको खरीदा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ना कि ऐसे ही बेचने के लिए, ठीक है। तो उस समय आपको प्लॉट का अलाउ हो जाएगा। प्लॉट ओनली डिसअलाउड, सिर्फ अगर आप प्लॉट ही सिर्फ खरीद के छोड़ देते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। परचेजिंग ए वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड एंड लिविंग इट अनबिल्ट, अगर आप उसको बिना बिल्ड किए या बिना कंस्ट्रक्ट के छोड़ देते हैं, विल बी रिजल्ट इन टू टोटल रिजेक्शन ऑफ सेक्शन 54F का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सपोज दोस्तों मेरा कैपिटल गेन 10 करोड़ आया, ठीक है, मैंने 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दी प्लॉट में, तो मैं एग्जम्पशन ले सकता हूँ 54F में, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि मैं उस प्लॉट पे फर्दर 3 सालों के अंदर कंस्ट्रक्ट करूँगा।
प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन अलाउ है, द प्लॉट क्वालिफाई ओनली इफ यू बिल्ड ए रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, और टाइम रूल आपका 3 साल का है, आपको पता ही है। द एंटायर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस मस्ट बी फुली कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द एग्जैक्ट डेट ऑफ यू सोल्ड योर ओरिजिनल कैपिटल एसेट। कहाँ से लेना है आपको? जब आपने एक्चुअल जो अपना क्या कहते हैं एसेट सोल्ड किया था, वहाँ से आपको 3 साल कैलकुलेट करने हैं। अब दोस्तों देखो 54F तो मोस्टली सबको आता ही है। मेरा जनरल पर्पस था इस वीडियो का कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो 1988 है उसका यूटिलाइजेशन क्या है। बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न है, बहुत प्रोफेशनल बोलते हैं कि आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉ क्या कहता है, हमको लॉ बहुत समझना है, उसका लॉ क्या कहता है। तो दोस्तों मैंने छोटा सा टॉपिक इस पे बनाया, आप उस पर ध्यान देना। द यूटिलाइजेशन एंड ऑपरेशनल रूल ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 आर स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड टू इंश्योर दैट द पार्क टैक्स एग्जम्पशन फंड आर डिप्लॉयड स्लोली फॉर देयर डेजिग्नेटेड स्टेचुरी पर्पस। मतलब अब ये नहीं कि आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से आप अपने घर के सामान खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रही, यहाँ वहाँ वो यूज़ नहीं होगा। आपको जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो आपने बैलेंस ट्रांसफ़र किया, जो फंड आपने पार्क किया उसके अंदर, उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ डेजिग्नेटेड पर्पज़ के लिए है, या तो परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब इसके कुछ रूल्स हैं, देखो द 60 डे यूटिलाइजेशन। अगर आपने कोई फंड सीए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से विड्रॉ कर लिया है तो उसको आपको 60 डे के अंदर यूटिलाइज कर लेना है दोस्तों। ये नहीं कि आप उसको लेके विड्रॉल करके अपने पास रख के बैठ गए ना, आपको 60 डे के अंदर यूटिलाइज कर देना, या तो परचेज का पार्ट बना लेना है या कंस्ट्रक्शन का पार्ट बना लेना है। अगर उसके बाद भी बच जाता है पैसा तो आपको वापस से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। मैंने वही लिखा है, एनी मनी विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट मस्ट बी फुली यूटिलाइज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जैक्ट विड्रॉल। एग्जैक्ट डेट ऑफ विड्रॉल, जिस दिन आपने विड्रॉल किया है उस डेट से 60 दिन के अंदर उसका यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए। अब नीचे क्या, देखो मैंने वही बात कही कि इफ़ विड्रॉल फंड या विड्रॉ फंड डू नॉट स्पेंड नहीं किया आपने देम विद इन द 60 डेज, द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन मस्ट बी इमीडिएटली रीडिपॉजिटेड बैक इनटू योर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर, या अकाउंट जो भी आपने खोला है उसके अंदर आपको वापस से रीडिपॉजिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि अगर हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत अपना खाता खुलवा लेते हैं और उसका फिर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं 3 साल या 2 साल का जो डेडलाइन है, तो उसका क्या है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है। द पार्क्ड फंड मस्ट बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड विद इन द स्टेचुरी टाइम लाइट, 2 साल या 3 साल, अलाउड बाय योर चूजन एग्जाम्पशन सेक्शन अंडर सेक्शन 54 जो न्यू सेक्शन 86 है न्यू एक्ट के हिसाब से। दिस इज फॉर 2 ईयर फॉर परचेजिंग और ए होम और 3 ईयर फॉर कंस्ट्रक्शनिंग होम, कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल एसेट सेल डेट से कैलकुलेट करना है। मतलब जो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा रखा है उसको आपको 2 या 3 साल के अंदर यूटिलाइज कर लेना है। इफ़ एनी बैलेंस रिमेन अनयूटिलाइज्ड आफ्टर द 2 और 3 ईयर डेडलाइन, अगर कोई बैलेंस रह जाता है 2 या 3 साल के यूटिलाइज होने के बाद भी, तो वो आपका जो अनयूटिलाइज फंड है या अनयूटिलाइज अमाउंट है वो आपको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ट्रीट हो जाएगा। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल ट्रीट हो जाएगा, जिसको हम डीम्ड कैपिटल गेन भी कहते हैं, वो डीम्ड कैपिटल गेन माना जाएगा। द टैक्स अप्लाई टू द फाइनेंशियल इन विच द डेडलाइन एक्सपायर, और टैक्स किस साल अप्लाई होगा, जिस साल आपका डेडलाइन 2 या 3 साल का एक्सपायर हो गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक ये हमने देखा है कि जब हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम तो खुलवा लेते हैं, उसको बंद कैसे करना है। यू कैन नॉट फ्रीली क्लोज ए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, आप खुद नहीं कर सकते। जैसे हम नॉर्मली करंट और सेविंग अपना बंद करा लेते हैं एज ए रिक्वेस्ट लेटर, इसको ऐसे नहीं। इसके लिए आपको अपने जुडिक्शन असेसिंग ऑफिसर से एक ऑर्डर या लेटर लेके उसे बंद कराना है। दोस्तों आज का यही टॉपिक था। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त सी रमन कुमार। आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपने कुछ सीखा, मैंने कुछ बताया, कुछ गलतियाँ हुई मुझसे बोलने में, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।